हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति की जो पिछली क्लास थी, जहाँ से हमने छोड़ा था, वहीं से आज उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में राष्ट्रपति के कार्यकाल तक अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आज आगे देखते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में ये बताया गया है कि जब तक राष्ट्रपति पद पर रहता है तो कुछ मामलों में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है। ये जो कुछ मामले हैं, इन मामलों को विशेषाधिकार का रूप दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति के क्या क्या विशेषाधिकार होंगे, तो देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ अगर किसी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है दीवानी मामलों में, तो उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसी न्यायालय ने अगर कोर्ट नोटिस जारी किया है दीवानी मामलों में, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है। ऐसे ही फौजदारी मामलों में भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखिए, दीवानी मामलों का मतलब होता है, जैसे आपने किसी की ज़मीन हड़प ली, ठीक है, किसी पे कब्जा कर लिया, इस प्रकार के जो भी मामले हैं वो दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, फौजदारी मामले वो मामले होते हैं जैसे हत्या, चोरी, डकैती, ठीक है। इस प्रकार के जो भी मामले हैं वो फौजदारी मामलों में आते हैं। और देखिए, इसमें ये बताया गया है कि दीवानी मामलों में राष्ट्रपति को 2 महीने पहले सूचना देनी होती है कि शिकायतकर्ता कौन है और शिकायतकर्ता का पता क्या है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति को 2 महीने पहले ये सूचना देनी पड़ती है कि शिकायतकर्ता कौन है और शिकायतकर्ता का पता क्या है, ठीक है। देखिए, आइए देखते हैं अब अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, महाभियोग, ठीक है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाएगा? जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो, उस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा से या तो शुरुआत हो या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। या तो लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाए या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाए। जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, ठीक है। इस बात को आप बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, ठीक है। चाहे लोकसभा में हो प्रस्ताव, चाहे राज्यसभा में हो, ठीक है। इसके बाद और प्रस्ताव लाने से ठीक 14 दिन पहले
ठीक 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, और देखिए अगर लोकसभा से शुरुआत हुई है और यहाँ पर 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो ऐसा मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है। ठीक है, अगर पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तब भी ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है। तो इस बात को आप गौर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए एक रियल फैक्ट आपको बता देते हैं कि जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं वो महाभियोग प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, एक बात ये याद रखिएगा। और देखिए 28 राज्यों के जो विधानसभाओं के सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभाओं के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए और एक बात और ध्यान रखिएगा कि महाभियोग प्रस्ताव के बारे में कभी भी संसद में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ सरकार की जो सारी शक्तियां हैं, ठीक है, संघ सरकार की जो सारी शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होंगी, मतलब मंत्रिपरिषद के अधीन होंगी संघ सरकार की। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख है कि संघ सरकार की सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 75। देखिए अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, बहुमत दल का नेता होगा जिसे 543 में से 543 सीटों में से कम 272 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके बाद अनुच्छेद 75 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सभी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, नियुक्ति करेंगे और उनको शपथ भी दिलाएंगे। और देखिए प्रत्येक मंत्री अपने मंत्री होने की शपथ लेता है, ना कि किसी विभाग की। ठीक है, तो इस बात को आप बहुत गौर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 77। देखिए अनुच्छेद 77 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, और इन कार्यों के, ठीक है, आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। मतलब संघ सरकार के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और कार्य आवंटन के जो नियम हैं वो राष्ट्रपति बनाएंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78। देखिए अनुच्छेद 78 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर शासन व्यवस्था और विधि निर्माण
के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो मांगी गई जानकारी है उसको उपलब्ध करवाए। ठीक है। और देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर किसी भी विषय पर मंत्रिपरिषद द्वारा चर्चा करवा सकते हैं। इस बात का उल्लेख किया गया है। और देखिए, अनुच्छेद 78 में ये कहा गया है कि कैग, ठीक है, कैग की नियुक्ति करेंगे और उनको शपथ दिलाएंगे। और देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे और उनको शपथ दिलाएंगे। और राष्ट्रपति महान्यायवादी को जब तक पद पर रखना चाहे तब तक उसे पद पर रख सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, मंत्रिपरिषद और देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर 28 राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में जो उपराज्यपाल का पद है उनकी नियुक्ति करेंगे। और जो बाकी के प्रदेशों में जो प्रशासक बैठे हुए हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74, देखिए अनुच्छेद 74 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। और देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। इस बात का भी उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 में। तो देखिए, हमने आज इस वीडियो में जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं उनको बहुत बारीकी से पढ़ा। इसके बाद अगली जो हैं शक्तियां, ठीक है, व्यवस्थापिका शक्तियां, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।